हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे अपने घरों में। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है। आज हमारा 14 सेशन है पॉलिटी का। एंड हम लोगों ने कल वाले सेशन में कवर किया था द यूनियन, जिसे मैक्सिमम आप लोगों ने पहले ही कवर कर रखा है। तो आज सेकंड पार्ट करेंगे यूनियन का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आज ही के सेशन में मैं आपको टॉप 10 रादर 11 बच्चों के नाम भी डिक्लेयर कर दूंगा जिनके स्कोर अच्छे आए हैं। इस बार करंट अफेयर्स में कम पार्टिसिपेशन रही है। रीजन मेरे को पता नहीं है क्यों, या बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि दिन में 10 मिनट ना निकाल पाए। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या है, क्या रीजन है। बाकी ठीक है, जैसा सा रिस्पॉन्स होता रहेगा वैसे वैसे मैं टेस्ट वगैरह लेता रहूंगा। आप लोग का रिस्पॉन्स गिरता क्या तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी हम चलो कंसंट्रेट करते हैं इस पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो बेसिकली जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और ये डिस्प्यूट सेटल करता था फेडरल स्टेट्स की, और अपील सुनता था जजमेंट्स की हाई कोर्ट की। तो उस समय जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था, जहां पे उस समय हाई कोर्ट थे, बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो ये उनकी अपील सुनता था उनके जजमेंट के अगेंस्ट। एंड जो भी प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट्स की उसमें डिस्प्यूट थे उसको सेटल करने के लिए बनाया जाता था। जब हमारे देश को आजादी मिली उसके बाद एक जुडिशियल कमेटी बनाई गई, और उससे उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, फेडरल कोर्ट से बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाम बना दिया गया जनवरी 1950 में। जैसे कि हमारा 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। किसका? फेडरल कोर्ट का। इसमें टोटल जो शुरुआत हुई थी, इसमें टोटल 7 जजेस रखे गए। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रखा गया, मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 6 सुप्रीम कोर्ट जजेस। सॉरी, माय बैड, 7 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एच.जे. कन्हैया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अब करंटली जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 34 इंक्लूडिंग सीजीआई, 33 प्लस 1। तो 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं अभी, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मुख्य न्यायाधीश। फंक्शंस क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? पहला है कि अपील से सुनता है हाई कोर्ट के और अदर कोर्ट्स के और या ट्रिब्यूनल्स की, जो भी इसके पास आती है उनकी जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुनता है। कि किसी ने याचिका दर्ज करी है, अपील करी है, जो जजमेंट्स उनके पसंद नहीं आई लोगों को, तो दे हैड राइट, तो उन्होंने हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह खोड़ा है, तो अपील करी गई वो सुनता है। ये डिस्प्यूट सेटल करता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कोई भी आपस में रंजिशें, लड़ाइयां किसी भी रीजन की वजह से क्राइसिस या क्लैशेस आते हैं, उसको ये सेटल डाउन करता है सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट और उसके एडवाइजरी के मैटर को भी ये देख रेख करता है। इट ऑल्सो हेज मैटर्स विच इज, जो प्रेसिडेंट इसको मैटर रेफर करता है उसको भी सुनता है, ये एडवाइजरी देता है अपनी। सुप्रीम कोर्ट अपने आप अपनी मर्जी से भी कोई भी केसेस ले सकता है, उसको हम कहते हैं सुयो मोटो, यानी ऑन इट्स ओन कोई भी केस उसको लगता है इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टली अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है। जो हमारे देश में कानून है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है कि सारे कोर्ट इंडिया में जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अधीन होंगे एंड दे आर बाइंडिंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, एंड वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कानून की हिफाजत करेंगे, प्लस कानून की तरीके से चलेंगे। हर एक काम कानूनी तरीके से किया जाएगा, कोई कानून नहीं तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली 3 जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ओरिजिनल, एपीलिएट और एडवाइजरी। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या होता है? वो मैटर होता है सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एड्रेस कर सकता है। ये आर्टिकल 131 का आता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, यानी भारतीय केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार। कोई इशू हो, जैसे पंजाब वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो वो केस आ गया। दूसरे साइड में क्या हो गया? एक राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, हरियाणा हो गया वर्सेस पंजाब हो गया, सेकंड केस हो गया। पहले वाले केस में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस पंजाब। एग्जांपल दे रहा हूं बस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस पंजाब का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में चला गया। सेकंड में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हरियाणा गवर्नमेंट वर्सेस
पंजाब गवर्नमेंट ये भी चला गया कहां पे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। या पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस हरियाणा गवर्नमेंट, दो स्टेट्स के बीच की लड़ाई है, तो भी कहां जाएगा, सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में। और आर्टिकल 32 का भी कनेक्शन इसी से है कि आर्टिकल 32 पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को, किस लिए, कोई मैटर्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स को। पता है सुप्रीम कोर्ट इज दी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स को। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन है तो वो डायरेक्टली कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, आपको बताया था मैं रिट्स लाई थे क्लास में, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंट ऑफ प्रोहिबिशन, सर्चुरी, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन है एक। सुप्रीम कोर्ट का पावर भी है कि वो डायरेक्टली कुछ केसेस ट्रांसफर कर सकता है, क्रिमिनल या सिविल केस, हाई कोर्ट से एक स्टेट के अपने पास, या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट से दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट में भी वो अपने पास केस ट्रांसफर कर सकता है, या उधर भी दूसरे केस में भी ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हाईकोर्ट का केस बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, या बॉम्बे हाईकोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो उसके हाथ में पावर होती है। प्लस वो केसेस एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से अनदर हाई स्टेट के हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है अगर उसको ऐसा जरूरी लगता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे किसके, आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है, सेकंड आपकी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट सीधा वो केसेस हेयर करता है जो किसी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो। एग्जाम्पल किसी को हाई कोर्ट से सजा सुना दी हो या वो खुश नहीं हाई कोर्ट के फैसले से, तो डायरेक्टली कहां अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट अंडर एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन वो केसेस को सुनेगा, उसकी सुनवाई करेगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हमने किया था, प्रेसिडेंट की पावर थी आर्टिकल 143 के तहत, प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू ऑफर इट्स ऑन, और कोई ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट की, जो भी लॉ कानून बन रहा है कि उससे क्या इफेक्ट होगा, वो उस पर रिक्वेस्ट करके अपनी उसकी राय मांग सकता है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन की आर्टिकल 137 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपना एक अथॉरिटी बना के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है। इससे दो ग्राउंड पे इसको रिव्यू करना परमिटेड है। पहला कि कोई एरर हो जाता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जजमेंट के अंदर कोई एरर होता है, या कोई नया एविडेंस आता है जो पहले अवेलेबल नहीं था, उस केस में वो अपने केस का रिव्यू पिटीशन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा, उससे ऊपर कोई और उसको अपील या उसको रिवर्स नहीं कर सकता। और दूसरी चीज याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बताया था मैंने, एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने का तरीका क्या है, वो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है, एजीआई सेम होता है सुप्रीम कोर्ट, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, यानी 10 साल एज ए लॉयर इन हाई कोर्ट या 5 साल एज अ जज इन हाई कोर्ट इन सक्सेशन, यानी लगातार, तभी वो बंदा एलिजिबल होता है एजीआई बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 साल, 65 ईयर्स ऑफ एज इज रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज याद रख लेना। ये आर्टिकल से रिलेटेड कंटिन्यूएशन में 123 तक हमने लास्ट क्लास में किए थे ऑर्डिनेंस की प्रेसिडेंट की यूनियन में। अभी 124 एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 124 बीच में फंक्शंस आ गया, उसके 124 सी में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, 125 में सैलरीज आ जाती जजेस की, 126 में अपॉइंटमेंट आती है ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की, अगर सीजे अवेलेबल नहीं है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होगा। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, एक्स्ट्रा जजेस की, 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस की, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, सारे लॉ जो भी फैसले होंगे वो सारे उसके पास रहेंगे। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 131 हमने किया था अभी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 132 हमने किया था एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, 133 एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट्स इन सिविल मैटर्स, 134 एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स,
135 jurisdiction and powers of federal court under existing law एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट की, वो हेड है सारे कोर्ट्स का, हाईएस्ट अथॉरिटी है. 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है उसके पास. 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट, उसको रिव्यू करने के लिए ये क्या इशू है. 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 139 कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स एंड इशू रिट्स, वो रिट्स इशू कर सकता है अपनी, बताई थी मैंने रिट्स कौन सी थी. मैंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्च्यूरी, हैबियस कॉर्पस. तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है अनलेस आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. ये बस एक गो थ्रू कर लीजिएगा, सिंपल है. लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग बाय ऑल कोर्ट्स, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाता है वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा. इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देता है वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा. 143 हमने किया था पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, वही है. 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अलग से अथॉरिटीज बनाई जाएगी जो हेल्प करेगी सुप्रीम कोर्ट का. 145 रूल्स ऑफ कोर्ट. 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऑफिसर्स वहां पे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनके जो काम करने वाले होते हैं उनके एक्सपेंडिचर, इंटरप्रिटेशन उनके जो जजमेंट होती है. और लास्ट आता था यूनियन में सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये आप लोगों ने, ये मैंने क्लास में कराया था, ऑलरेडी करा चुका हूँ. 148 सीएजी होता है. 149 ड्यूटीज एंड पावर्स होती है उसकी. 150 उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं कि स्टेट अकाउंट एंड यूनियन अकाउंट. 151 ऑडिट रिपोर्ट्स होती है. तो सीएजी हम पहले कर चुके हैं. तो ये हमारा यूनियन था. द पार्ट 5 यूनियन खत्म होता है. कल हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 6 द स्टेट, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो कल पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिटी का. तो क्लासेस को देख लेना, मिस मत करना है इसको, इंपॉर्टेंट है क्लासेस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूं जो टॉप बच्चे हैं जिनको अच्छा स्कोर मिला है. मेहनत करते रहिए. करंट, अभी तो करंट अफेयर्स मैंने इजी ही टेस्ट लिए हैं. नाउ आई विल स्टार्ट मेकिंग मोर टफ टेस्ट. ठीक है, तो ये है टॉप 11. सौरभ 20, प्रीति 20, इशिका 19, पल्लवी 18.75, पूनम 17.75, स्वाति 17, सुरभि 17, लवदीप 17, असीम 16.75, मेघना 16.75 एंड सिमरन 16.75. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा है आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो. इसका मतलब इजी करंट अफेयर्स का टेस्ट अगर पढ़ भी रहे हो तो अच्छी बात है. पढ़ते रहिए, मेहनत करती रहिए. ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल. ध्यान रखिए. बाय बाय. तो जैसे कि आप वेट कर रहे थे क्विज की आंसर्स का, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल था. मैंने पूछा था कि कौन सी मिनिस्ट्री ने, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसने बोला है कि जो हैक हो सकता है या अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर मीटिंग्स एंड इट्स नॉट सेफ, वो है जूम. और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो 13 दिन में हाईएस्ट डाउनलोड हुई है, सबको पता है, आरोग्य सेतु. G20 फाइनेंशियल मीटिंग हुई है. इससे पहले जो हुई थी वो गवर्नर्स की हुई थी, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी. सेकंड ये हुई थी 15 अप्रैल को. टाइटैनिक कब डूबी थी? अप्रैल 15, 1912 में. टूर दे फ्रांस जो इवेंट था वो रीशेड्यूल हुआ है 29 अगस्त 2020 को. और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन सा भी ऐप, वो कौन सा वेबिनार सीरीज लॉन्च करा, देखो अपना देश. इसमें दिल्ली फर्स्ट सिटी होगी, देन कोलकाता से स्टार्ट होगा. और यूएस ने कौन सी स्टेट को अक्यूज किया है जो कैरी आउट लो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है, वो है चाइना को अक्यूज किया है. और हेल्थ मिनिस्ट्री ने किसका कोलैबोरेशन में अपने नेशनल एक्टिविटीज को टाइप किया, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25, 25 बेसिस मीन्स 0.25 पॉइंट से कम करा है, या 0.25% से कम करा है. कौन सी ऐप लॉन्च हुई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो है किसान रथ. वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब हुआ था? अप्रैल 16 को. दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च करी है, वो है SS करोना. ब्रांड एम्बेसडर फॉर WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया में, वो है विश्वनाथ आनंद, दी चेस चैंपियन. यूएन के हिसाब से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे 3 लाख से ऊपर डेथ हो सकती है, वो है अफ्रीका.
कौन सी स्टेट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट? वो है केरला ने। इंडिया ने कौन सी और दवाई से बैन हटा दिया है? वो है पैरासिटामोल। और कौन सा ऐसा फ्लू था जो 1920s में काफी फैला था, जैसे अभी आपका कोरोना वायरस फैला है, वो था स्पेनिश फ्लू। और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ रेट क्या प्रिडिक्ट किया 2020 में? वो है जस्ट 1.9%। और कौन सी सिटी में होस्ट होना था 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? वो होना था फुजोउ में, चाइना। और किसने हेल्प करा है कोविड सैंपल कलेक्शन के सॉफ्ट के थ्रू? वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था सिंपल सा क्विज।